आज हम आपके सामने अधिगम के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की कड़ी है, उसमें कोहलर का जो इनसाइट थ्योरी है, जो सूझ का सिद्धांत जिसको कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे था या फिर लॉ ऑफ कंडीशनिंग पे था, और फिर जो विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक, चाहे कि वो कोहलर हो, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो पावलोव हो, चाहे वो स्किनर हो, चाहे वो हल हो, सभी लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग के मार्फत से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि अमुक सिद्धांत का योगदान व्यक्ति के या किसी भी प्राणी के सीखने में होता है। अब जैसे देखिए कि ये जो सिद्धांत है, इसको गेस्टाल्टवादी जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कोहलर, कोफ्फा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने कि इस प्रकार के सिद्धांत को मान्यता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे इसमें कहता है आपको कोहलर कि कोई भी प्राणी जब किसी प्रकार का अधिगम करता है, जब पहली बार अधिगम करता है, तो उसके अधिगम करने में सूझ का योगदान होता है। वैसे भी यह सिद्धांत जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक का है, इसके रिएक्शन में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। और कहना है इसमें कोहलर का कि कोई भी प्राणी जो सीखता है, उसके विभिन्न प्रकार के सीखने में प्रयत्न और भूल के मार्फत नहीं, बल्कि सूझ के मार्फत सीखता है प्राणी। कोहलर ने इसको विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के मार्फत से उसने बताने की चेष्टा की। खासकर इसमें जो दो प्रकार के प्रयोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोहलर ने एक जो पहला प्रयोग किया वो छड़ियों को लेकर किया, और दूसरा जो प्रयोग किया उसने बक्सों के ऊपर किया। पहला प्रयोग जो कोहलर का था, उसमें एक सुल्तान नाम के बनमानुस पे उसने प्रयोग किया। सुल्तान को भूखा रखा गया। बनमानुस का सबसे प्यारा जो भोजन होता है वो केला होता है। और उसमें क्या किया कि एक आयताकार एक कमरे को, जिसमें कि फ्रंट साइड से उसमें ग्रिल लगा हुआ था, उसमें क्या किया कि कुछ दूरी पर जा कर के केले का हत्था रख दिया गया, और फिर दो छड़ी उसके हाथों में रख दिया गया, या फिर आप यूँ कहें कि दो छड़ियों को जहाँ सुल्तान बैठा हुआ था वहाँ उसको रख दिया गया। अब सुल्तान को भूख लगी थी, सामने केले का हत्था पड़ा हुआ था। सुल्तान उस छड़ी के मार्फत से उसको पकड़ना चाहता था, उसको खींचना चाहता था अपनी ओर, ताकि अपनी क्षुधा को शांत कर सके, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता था। विभिन्न प्रकार के प्रयासों के उपरांत सुल्तान उसके बाद उन दोनों छड़ियों से वो खेलने लगा। और क्या हुआ कि खेलने के दरमियान एक छड़ी दूसरे छड़ी के साथ जुड़ गई। सुल्तान की खुशी का ठिकाना न रहा। सुल्तान ने देखा कि अब छड़ी लंबी हो गई, और फिर क्या किया सुल्तान ने कि उस ग्रिल के मार्फत से उसने उस छड़ी को आगे बढ़ाया, केले के हत्थे तक पहुंचाया, और फिर उस केले के हत्थे को धीरे धीरे खींचकर उसने खा लिया। इस प्रयोग को जब कई बार दोहराया कोहलर ने, तो देखा कि बाद में सुल्तान बड़े आराम से उन छड़ियों को जोड़ता है, उन छड़ियों को जोड़ कर उस केले के हत्थे को अपनी ओर खींच लेता है, और फिर उसके बाद उसको वो खा लेता है, अपनी क्षुधा को शांत कर लेता है। कहना है यहाँ पे कोहलर का कि किसी भी प्राणी को अनायास से सूझ मिलती है। जैसे ही देखा उसने कि दोनों छड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ गई, उसको अनायास से सूझ मिला कि इसके सहारे, अब जो लंबी हो गई है छड़ी है, तो इसके सहारे केले को प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद उसने एक दूसरा प्रयोग बक्से के सहारे किया। उसने क्या किया कि एक कमरे में, उस कमरे की छत से केले के हत्थे को उस पर टांग दिया, और फिर दो तीन लकड़ी के जो बड़े बड़े डब्बे थे, उन डब्बों को कमरे में अलग अलग जगह पे छितरा दिया उसको। और फिर अब देखा कि एक नीचे वो चिंपैंजी था, ऊपर में केले का हत्था था। अब क्या है कि सुल्तान कूदता है, फांदता है, गिरता है, पड़ता है, जैसा कि सीखने के दरमियान होता है। लेकिन लाख यत्न करने के बाद भी सुल्तान, या फिर ऐसे कहें कि चिंपैंजी, उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। और फिर बाद में क्या होता है कि वो कोहलर आता है, और फिर लकड़ी के बक्सों को उस केले के हत्थे के नीचे रखकर, और फिर एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा रखकर, और फिर उस पर खड़ा होकर केले के हत्थे को छूकर दिखाता है, और फिर उसके बाद सारे डब्बों को वो चारों तरफ छितरा देता है।
और फिर इस चीज़ को वनमानुष बड़े ही गौर से देखता है, और जैसे ही वहाँ से कोहलर हटता है, फिर वो क्या करता है कि एक बक्से के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा डालकर उसको वो लेना चाहता है। लेकिन चूंकि उन बक्सों को उसने बेतरतीबी से रखा था, और उसमें क्या हुआ कि उसमें वो उस हत्थे को प्राप्त करने के दरमियान उसका पैर फिसल गया और डब्बा फिसल गया और फिर वो गिर गया। फिर उसके बाद उसने बड़े आराम से उसको फिर सजाया, फिर डब्बे पे डब्बे को रखकर उसने क्या किया कि उस केले के हत्थे को प्राप्त कर लिया। और फिर बाद में देखा गया कि वो चिंपैंजी बड़े ही आराम से डब्बे पे डब्बे रखता है और फिर उसके बाद आराम से केले के हत्थे को खा लेता है। अब जैसे देखिए कि यहाँ कहता है आपको कोहलर कि अनायास ही किसी भी प्राणी को सूझ मिलता है। अब देखिए होता क्या है कि जब किसी भी प्राणी को भूख लगती है, किसी भी प्राणी को किसी काम की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसके भीतर व्यग्रता होती है, तो मेंटल लेवल पे कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और उसी कन्फ्लिक्ट के दरमियान उस विशेष परिस्थिति विशेष के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है। उस विशेष परिस्थिति के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करने के बाद उस फल तक पहुंचना चाहता है, और इसी दरमियान उसको अनायास से सूझ मिलता है। कभी कभी आप देखिएगा कि जो गणित के प्रश्न बच्चे बनाते रहते हैं तो अनायास से उनको सूझ मिलती है। कभी कभी देखिएगा बहुत सारे काम हम आम जिंदगी में ऐसे करते हैं जिन कामों को करने के दरमियान हम किंकरता विमूढ़ हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनायास से उनको सूझ मिलती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और फिर क्या होता है कुछ काम को हम कर लेते हैं। तो कोहलर जब इस बात की ओर जोर देता है कि इंसान ही नहीं, सिर्फ किसी भी प्राणी का जो सीखना होता है उसके सीखने में आपको सूझ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे कोहलर कुछ भी कहे, थॉर्नडाइक कुछ भी कहे, पावलोव कुछ भी कहे, लेकिन इतना तो है कि इंसान के या किसी भी प्राणी के सीखने में इन तीनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्राणी जब कभी भी सीखता है, कोई भी आपको जीव सीखता है तो उसके सीखने में सूझ की भी भूमिका होती है, प्रयत्न और भूल की भी भूमिका होती है, और उसके साथ साथ अनुबंधन की भी भूमिका होती है। तो निश्चित रूप से अगर आप सारे विवादों को किनारा कर रहे हैं, उसके बाद आप पाएंगे कि निश्चित रूप से किसी भी प्राणी के अधिगम में इन विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है।